आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 10th हिंदी ए में चैप्टर 14 एक कहानी है अभी, जो कि एक आत्मकथ्य है जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मैं मन्नू भंडारी का संक्षिप्त परिचय, आत्मकथ्य का संक्षिप्त सार और प्रश्न अभ्यास देखेंगे। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, त्रिशंकु जो कि एक कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास है। इसमें देखिए जो इसका सार है कि एक कहानी यह भी सबसे पहले ये जान ले कि कोई आत्मकथा नहीं है, आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य क्या होता है? आत्मकथा का छोटा रूप। और इस आत्मकथ्य में विशेषकर उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने आगे जाके उनके लेखिकी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही खूबसूरती से वो इसको बताती हैं कि किस प्रकार से एक साधारण लड़की जो है असाधारण बन पाई। साथ ही साथ 46-47 के समय में जब आज़ादी की आंधी चल रही थी, तो मन्नू जी बताती हैं कि छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से अपने उत्साह, ओज और संगठन क्षमता तथा विरोध करने के तरीके के द्वारा भूमिका निभाई। प्रश्न अभ्यास में प्रश्न एक है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो हमने इस आत्मकथ्य के सार में समझा है, उसी के उत्तर में लिखेंगे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता और अध्यापिका शीला अग्रवाल का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता के व्यवहार और विचारों ने एक ओर जहां लेखिका को हीन भावना से भर दिया, जिसके कारण जीवन में सफल होने के बावजूद ताउम्र उस हीन भावना से उभर नहीं पाई, वहीं दूसरी ओर पिता के कारण ही देशभक्ति ने उनके मन में घर कर लिया। हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की किताबें देकर लेखिका का प्रवेश साहित्य जगत में कराया। लेखिका ने अपने खोए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर इन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रश्न 2 है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखिका के पिता का मानना था कि जिस उम्र में लड़कियां पढ़ लिख कर अपनी प्रतिभा को निखार सकती हैं, उस उम्र में वे पाक कला में निपुण होने के चक्कर में सारा समय रसोई में खाना बनाते गुजार देती हैं, जिससे उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। प्रश्न 3 है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। उत्तर है कि लेखिका के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा, जिसे पढ़कर पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। लेकिन कॉलेज से वापस आने पर उन्होंने बड़े गदगद होकर लेखिका के कार्यों की प्रशंसा की, जिसे सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। प्रश्न 4 है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखिका के पिता एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे, वहीं दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के लिए भी सजग रहते थे। वे लेखिका के जुलूस निकालकर हड़ताल करने के पक्षधर नहीं थे। उनकी दी हुई आज़ादी घर की चार दीवारी तक सीमित थी, जबकि लेखिका के लिए सीमित आज़ादी में रह पाना संभव नहीं था। यही लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट का प्रमुख कारण था। तो उसके पिताजी आधुनिकता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि लड़कियों को आज़ादी मिले, लेकिन उनकी चार दीवारी केवल घर से घर तक थी। वे नहीं चाहते थे कि लड़कियां बाहर जाएं और लड़कों के साथ में नारे लगाएं या कोई कार्य करें। यही कारण से लेखिका का अपने पिता से वैचारिक टकराहट हुआ करता था। प्रश्न 5 है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सन 1946-47 के समय संपूर्ण देश पूरे दमखम और जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय था। देश का हर शख्स और शहर प्रभात फेरियां, हड़ताल, जुलूस और भाषण से अपना योगदान दे रहा था। शीला अग्रवाल के ज्ञान और पिताजी की राजनीतिक शिक्षा से लेखिका मन्नू जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर वे कॉलेज की लड़कियों को एक इशारे पर मैदान में बुला लेती थी। साथ ही सड़कों पर निर्भीक होकर लड़कों के साथ नारे लगाती, भाषण देती और हड़ताल करवाती थी। तो जैसे हमने समझा है कि मन्नू जी ने बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जोश से, बहुत ही लगन से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वो चाहती थी कि देश आज़ाद हो जाए। रचना और अभिव्यक्ति पे आ चुके हैं। प्रश्न 6 है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियाँ ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आज भी हमारे देश में लड़कियों के साथ सौतला व्यवहार होता है। वे लड़कों के समान अधिकारों से आज़ादी के इतने सालों बाद भी वंचित हैं। लेकिन लेखिका के समय जो उनका दायरा था, आज की लड़कियों के लिए वो दायरा काफ़ी बड़ा हो गया है। आज की लड़कियां अपनी शिक्षा, परिश्रम, प्रतिभा से कला, व्यवसाय, नौकरी, खेल, विज्ञान, राजनीति आदि
अनेक क्षेत्रों में नए कीर्तिमान भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में स्थापित कर रही हैं। प्रश्न 7 है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि आज मनुष्य आधुनिकता और स्वतंत्रता के कारण व्यवस्था और विज्ञान पर ज़्यादा निर्भर हो गया है। इस वजह से उसे पहले की तरह आस पड़ोस को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। आज पड़ोस कल्चर समाप्त हो गया है। लोग आत्मकेंद्रित हो पड़ोसियों और सगे संबंधियों के साथ समय बिताने के बजाय टीवी और मोबाइल के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। बच्चों, प्रश्न 8 और प्रश्न 9 जो है ना, आपको खुद से करना है। भाषा अध्ययन पे आ चुके हैं। प्रश्न 10 है, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। कहा है कि इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो देखिए, लू उतारी का मतलब होता है खबर लेना, भड़काना, कि एक आदमी आता है और मन्नू जी के खिलाफ उनके पिताजी को भड़काता है। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि पड़ोसी ने राम के पिताजी की घर जाकर अच्छी तरह से लू उतारी। अब ख देखते हैं कि वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। उत्तर, आग लगाना, भड़काना, किसी के खिलाफ सुनाना। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि श्याम किसी का भी आग लगाने में माहिर है। अब ग पे आ चुके हैं। ग में है कि बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थुथू करके चले जाएं। तो देखिए, थुथू करने का मतलब होता है धिक्कारना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा कि नशा करने वालों पर सभी थुथू करते हैं। घ है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। तो आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग है कि लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक बातों को सुनकर परशुराम जी आग बबूला हो गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।